स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो लगभग साल भर पुराना है। लंदन के लिए उड़ान भरने वाला ये हवाई जहाज टेक ऑफ के महज 32 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। ये घटना गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून 2025 को घटी, जिसमें 241 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद दुनिया भर की टीवी स्क्रीन पर एक नाम बार बार फ्लैश हो रहा था। Air India plane crash। यह हादसा देश की सबसे भरोसेमंद एयरलाइन कंपनी माने जाने वाली एयर इंडिया के साथ हुआ, जो उसके सबसे बड़े डाउनफॉल को दिखा रहा था। तो आज बोर्डरूम के इस एपिसोड में बात इसी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की करेंगे। जानेंगे कि आखिर क्यों एयर इंडिया शुरू करने से पहले टाटा सन्स के चेयरपर्सन ने इसे रिस्की बिजनेस कहा था। फिर कैसे 28 साल के एक लड़के ने झुग्गी झोपड़ी से एयर इंडिया की शुरुआत की, जो देखते ही देखते एशिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनीज में शुमार हो गई। लेकिन फिर कंपनी के फैसले और सरकार की लाल फीताशाही ने कैसे इसे अपने सबसे बड़े डाउनफॉल तक पहुंचा दिया, ये भी समझेंगे। ये बात है साल 1929 की। भारत के ज्यादातर गांवों में हवाई जहाज देखने का क्रेज हुआ करता था। उस दौर में एक अंग्रेज पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को आसमान की सैर करवाते थे। उनका नाम था नेविल विंसेंट, जो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट थे। वो अपने साथ इंग्लैंड से 2 डी हेविलैंड एयरक्राफ्ट लेकर भारत आए थे। उनका मकसद था पूरे भारत में घूम घूम कर भीड़ जमा करना और फिर कुछ रुपए लेकर लोगों को 10 मिनट के लिए आसमान की सैर कराना। जाहिर है विंसेंट का ये आइडिया ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इस दौरान उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि लंदन से भारत आने वाला डाक हवाई जहाज से कराची तक आता है, फिर इसके बाद ट्रेन से भारत के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया जाता है। विंसेंट ने आइडिया दिया कि अगर कराची के आगे का सफर भी हवा में तय किया जाए तो लोगों को उनका डाक जल्दी मिलने लगेगा। उन्होंने कई लोगों को ये आइडिया पिच किया, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक दिन वो टाटा के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्हें वो शख्स मिले जिन्हें वो आइडिया क्लिक कर गया और उन्होंने उस पर भरोसा जताया। नाम JRD टाटा। JRD पेरिस में पैदा हुए थे। उनकी माँ फ्रेंच थी और पिता इंडियन। उनका बचपन से ही हवाई जहाज उड़ाना सपना था। यही वजह रही कि 25 साल की उम्र आते तक उन्होंने हवाई जहाज उड़ाना सीख लिया। साल 1929 में वे भारत के पहले ऐसे शख्स बने जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था। खैर, JRD के पास विंसेंट वो आइडिया लेकर पहुंचे थे, जिससे वो इम्प्रेस हुए। लेकिन जब JRD ने ये आइडिया अपने दूर के चचेरे भाई, जो उस वक्त टाटा सन्स के चेयरपर्सन थे, सर दारोबजी टाटा को पिच किया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तर्क दिया, दुनिया भर में मंदी है, इस वक्त हवाई जहाज का बिजनेस सबसे खतरनाक है। भारत में न ढंग के रनवे है, न रेडियो और न ही नेविगेशन, तो ये आइडिया चलेगा नहीं। तभी इस कहानी में एंट्री होती है जॉन पीटरसन की। जॉन टाटा सन्स के बिजनेस पार्टनर थे। उन्होंने सर दोराब को समझाया कि इस पूरे प्रोजेक्ट को खड़ा करने में महज 2 लाख रुपए ही खर्च होगा। देखा जाए तो टाटा के लिए बेहद छोटी रकम है, इसलिए सर दोराब मान गए। अब ये सब उस दौर की बात है जो भारत में ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, तो जाहिर है यहाँ की डाक सर्विसेज उन्हीं के अधीन थी। विंसेंट के साथ मिलकर टाटा ने जो एयरमेल सर्विस शुरू करने का साझा सपना देखा था, उसे लेकर वो ब्रिटिश सरकार के पास गए। यहाँ ये बताते चले कि विंसेंट और टाटा के बीच ये डील तय हुई थी कि सिर्फ प्रॉफिट में विंसेंट की हिस्सेदारी रहेगी, बाकी ओनरशिप टाटा की ही होगी। इसी वजह से 24 अप्रैल 1932 को टाटा और ब्रिटिश सरकार के बीच 10 साल का एयरमेल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। माने भारत के अलग अलग हिस्सों तक डाक पहुंचाने की जिम्मेदारी टाटा को मिल गई, जिसके बदले ब्रिटिश सरकार उन्हें पैसे देने लगी। अब आप पूछेंगे कि इसके लिए ब्रिटिश सरकार क्यों राजी हो गई, तो जवाब है कि उन्हें एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर मिल रहा था जो अब तक ट्रेन से होने वाले काम को प्लेन से करने के लिए राजी था। इससे आम लोगों को तो फायदा होता ही, साथ ही भारत में रहने वाले ब्रिटिश अफसर जिनके लिए लंदन से चिट्ठियां आती थी, वो काम में भी कम समय लगने वाला था। और इन्हीं सब परिस्थितियों से जन्म हुआ टाटा एविएशन सर्विस का। लेकिन ये शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। कंपनी के पास सिर्फ 3 पायलट और 3 मैकेनिक थे। वहीं मुंबई के जुहू में घास फूस की एक झोपड़ी से ही इनका ऑफिस और हैंगर स्पेस हुआ करता था। इस कंपनी की शुरुआती हालत ऐसी थी कि बारिश होते ही कच्चा रनवे पानी में डूब जाता। तमाम मुश्किलों के बावजूद आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन कंपनी ने पहली उड़ान भरी। 15 अक्टूबर 1932 की सुबह JRD टाटा
खुद कराची से करीब 25 किलो डाक लेकर जुहू पहुंचे। वहां उन्होंने डाक पोस्टमास्टर को सौंपा। फिर 20 मिनट बाद विंसेंट उसी डाक का अगला हिस्सा लेकर मद्रास के लिए रवाना हो गए। इसी उड़ान के साथ भारत की पहली कमर्शियल एयरमेल सर्विस की शुरुआत हुई। इस पल को याद करते हुए जेआरडी ने बाद में लिखा, अक्टूबर की एक रोमांचक सुबह मैं और मेरा पसमौत हवाई जहाज पहला कीमती डाक लेकर कराची से खुशी खुशी उड़े। इस साल में ही जेआरडी की कंपनी ने करीब 2.5 लाख किलोमीटर की उड़ान भरी। इस दौरान 155 यात्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा गया। करीब 10 टन डाक ट्रांसपोर्ट हुआ। इन सब के जरिए करीब 60,000 रुपए का मुनाफा हुआ। ये उस दौर की बात है जब यात्रियों के लिए हवाई जहाज में अलग से सीटें भी नहीं होती थी। जो भी सफर करता उसे डाक की बोरियों पर बैठना पड़ता था और पायलट आसमान में रास्ता पहचानने के लिए जमीन पर बिछी रेलवे लाइन का सहारा लेते थे। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद टाटा की उड़ान रुकी नहीं, बल्कि रफ्तार पकड़ती रही। 1936 में कंपनी की फ्लीट में बड़े जहाज शामिल हुए और पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड से इंस्ट्रक्टर बुलाए गए। 1937 में बॉम्बे और दिल्ली के बीच रेगुलर उड़ान शुरू हुई। फिर 1938 में कंपनी का नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। 1939 तक हालात ऐसे हो चुके थे कि बॉम्बे से दिल्ली का हवाई किराया ट्रेन के फर्स्ट क्लास से भी कम हो गया। ऐसा लग रहा था मानो टाटा एयरलाइंस अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। लेकिन तभी इतिहास ने करवट बदली। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होते ही भारत में सिविल एविएशन लगभग ठप हो गया। सरकार ने टाटा के जहाज और पायलट्स अपने नियंत्रण में ले लिए। 1942 में एक और बड़ा झटका लगा। इस एयरमेल का आइडिया देने वाले नेविल विंसेंट जब इंग्लैंड जा रहे थे तब रास्ते में उनके हवाई जहाज को मार गिराया गया। वे वर्ल्ड वॉर 2 की चपेट में आ गए। लेकिन इसके बावजूद एयरलाइन का सफर ज्यादा समय के लिए नहीं रुका। 29 जुलाई 1946 को कंपनी पब्लिक लिमिटेड बना दी गई और उसका नया नाम रखा गया एयर इंडिया लिमिटेड। साथ ही इसके शेयर्स को मार्केट में कई गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया। इस दौर में एयर इंडिया ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे पूरी दुनिया में मशहूर बना दिया। ये उस समय की बात है जब लगभग सभी एयरलाइंस एक जैसे जहाज उड़ाती थी और किराया भी लगभग एक जैसा होता था, यानी न जहाज में फर्क न ही किराए में। इसी दौर में कमर्शियल डायरेक्टर बॉबी कूका ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि हम मुकाबला किराए से नहीं बल्कि भारतीय मेहमान नवाजी से करेंगे। हर यात्री को ऐसा एहसास करवाएंगे जैसे वो कोई महाराजा हो। बॉबी कूका की इस सोच को कलाकार उमेश राव ने संवारा और जन्म हुआ एयर इंडिया के आइकॉनिक महाराजा का। मूछें, पगड़ी, नुकीली नाक और झुककर स्वागत करने का पोस्चर, सब हूबहू महाराजा जैसा। फिर आया 1948। आजाद भारत अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसके लिए बड़े बड़े जहाज, विदेशी लाइसेंस, विदेशों में ऑफिसेज और हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। इसलिए 8 मार्च 1948 को सरकार ने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया से 49% हिस्सेदारी खरीद ली। इसके साथ एयर इंडिया को इंटरनेशनल लिमिटेड बना दिया गया। इस बीच टाटा समूह के पास 25% और बाकी 26% हिस्सेदारी जनता के पास बची। हालांकि कंपनी का मैनेजमेंट पूरी तरह टाटा के हाथों में ही रहा। 8 जून 1948 को एयर इंडिया का विमान मालाबार प्रिंसेस बॉम्बे से उड़ान भरकर काहिरा और जेनेवा होते हुए लंदन पहुंचा। महज 16 साल पहले जुहू की एक छोटी सी झोपड़ी से शुरू हुई ये कंपनी अब लंदन तक उड़ान भर रही थी। लेकिन इसी उड़ान के साथ एक ऐसा बदलाव भी आया जिस पर उस वक्त किसी का ध्यान नहीं गया। सरकार अब कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदार बन चुकी थी और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने आगे चलकर एयर इंडिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। साल 1953 की बात है। उस वक्त भारत में 8-9 एयरलाइंस ही चल रही थी, लेकिन ज्यादातर घाटे में थी। कई एयरलाइंस के जहाज पुराने हो चुके थे। हर कंपनी के सेफ्टी के अपने नियम थे और ज्यादातर सवारी पाने के लिए किराया कम करने की होड़ में लगे रहे थे। सरकार को लग रहा था कि अगर यही सब चलता रहा तो भारत में एयरलाइन सर्विस कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। उनका यह भी मानना था कि हवाई जहाज का सफर सिर्फ मुनाफा कमाने का कारोबार नहीं है, ये देश का जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे सरकार के हाथ में होना चाहिए। इसी सोच के साथ सरकार एयर कॉर्पोरेशन एक्ट लेकर आई। 1 अगस्त 1953 को देश के सभी निजी एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी अब उनकी मालिक सरकार थी। इसके बाद 2 नई कंपनियां बनाई गई,
देश के अंदर हवाई जहाज उड़ाने की जिम्मेदारी इंडियन एयरलाइंस को मिली और इंटरनेशनल फ्लाइट की जिम्मेदारी एयर इंडिया इंटरनेशनल को। लेकिन JRD टाटा इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनका सीधा सवाल था, जो कंपनी पहले से मुनाफे में है, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन से मुकाबला कर रही है, उसे सरकार अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है? लेकिन सरकार ने फैसला कर लिया था। 21 साल पहले जिस कंपनी की शुरुआत उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी से की थी, अब वो उनकी नहीं रही। हालांकि सरकार ने एक अहम फैसला जरूर लिया। कंपनी का मालिक भले ही सरकार बन गई हो, लेकिन उसे चलाने की जिम्मेदारी अब भी JRD टाटा को ही दी गई। और ये फैसला एयर इंडिया के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगले 25 साल तक एयर इंडिया ने वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना दुनिया की कई एयरलाइंस देखती रही। 1960 में एयर इंडिया ने अपना पहला बोइंग 707 खरीदा और जेट एरोप्लेन्स उड़ाने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई। सिर्फ 2 साल में ही एयर इंडिया की पूरी फ्लीट जेट एरोप्लेन से रिप्लेस हो गई। लेकिन इस बीच एयर इंडिया की पहचान सिर्फ उसके नए जहाज नहीं थे। लोग उसे शानदार सर्विस की वजह से जानते थे। फ्लाइट में असली चांदी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, खाना खुद इंडियन शेफ बनाते थे और हर यात्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता जैसे वो कोई खास मेहमान हो। इन सब के पीछे एक ही इंसान थे, JRD टाटा, जो खुद एयर इंडिया की फ्लाइट से सफर करते और उतरते ही नोट्स बनाते। किस सीट का कवर गंदा था, किस जगह सर्विस में देरी हुई और कौन सी कटलरी खराब थी, वे हर चीज पर बारीकी से नजर रखते। उनका कहना था कि अगर बेहतरीन बनना है तो निशाना हमेशा परफेक्शन पर लगाना हो। यही वजह थी कि एयर इंडिया सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थी। कहा जाता है कि सिंगापुर एयरलाइंस जैसी कंपनियों ने भी एयर इंडिया से बहुत कुछ सीखा है। ये एयर इंडिया के लिए सबसे सुनहरा दौर था। लेकिन 1978 में इस कहानी में मोड़ आया। ये बात है 1 जनवरी 1978 की। एयर इंडिया की फ्लाइट 855, जिसे सम्राट अशोक कहा जाता था, मुंबई से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद अरेबियन सी में गिर गई। इस हादसे में 213 लोगों की जान चली गई। देश अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि कुछ ही हफ्तों बाद एक और खबर आई। फरवरी 1978 में जब JRD टाटा जमशेदपुर में थे, तभी उनके पास एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले शख्स का नाम रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल था। प्रताप ने JRD को बताया कि सरकार ने उन्हें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का नया चेयरमैन बना दिया है। ये सुनते ही JRD टाटा शॉक हो गए। उन्हें ये खबर सरकार की बजाय अपने रिप्लेसमेंट से मिल रही थी। हालांकि सरकार की ऑफिशियल चिट्ठी कई दिनों बाद उनके पास पहुंची। उसमें न ही कोई वजह लिखी थी, न ही कोई सफाई और न ही इतने सालों की सर्विस के लिए एक शुक्रिया कहा गया। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इन 25 सालों में JRD ने एयर इंडिया से 1 रुपए भी वेतन नहीं लिया। उनके हटने की खबर फैलते ही एम्प्लॉइज में नाराजगी फैल गई। कई लोगों ने इस्तीफे तक दे दिए। लंदन के डेली टेलीग्राफ ने एक हेडलाइन लगाई, अनपेड एयर इंडिया चीफ इज सैक्ड बाय देसाई। बाद में JRD टाटा ने खुद कहा, उस दिन जितना दुख हुआ उतना मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं महसूस हुआ। 2 ही साल बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने उन्हें दोबारा एयर इंडिया के बोर्ड में बुला लिया। लेकिन तब तक एयर इंडिया में बहुत कुछ बदल चुका था। JRD टाटा के जाने के बाद एयर इंडिया की कहानी भी बदलने लगी। पहले कंपनी एक इंसान के विजन से चल रही थी, लेकिन अब फाइलों से चलने लगी। चेयरमैन बदलते रहे, कई बार महीनों तक कुर्सी खाली रही, कई बार तो किसी सरकारी अफसर को ही एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। यहीं से असली परेशानी शुरू हुई। इसे आप ऐसे समझिए कि एक प्राइवेट एयरलाइन में फैसला लेना आसान होता है। कंपनी के अधिकारी सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लेकिन सरकारी एयरलाइन में यह फैसला कई सवालों में फंस कर रहता है। जैसे किस देश से रिश्ते मजबूत करने हैं, किस राज्य को खुश रखना है, कौन सा मंत्रालय क्या कह रहा है, और तो और राजनीतिक वजहों से कई बार ऐसे रूट्स पर फ्लाइट उड़ानी पड़ती थी जहां आधी सीटें खाली रह जाती। नई फ्लाइट खरीदनी हो तो फाइल महीनों मंत्रालय के चक्कर लगाती थी। हायर पोजीशन पर कई बार अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी के बजाय पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से होता। नई भर्तियां जरूरत देखकर कम, पॉलिटिकल फेवर से ज्यादा होने लगी। और सबसे बड़ी बात, गलती होने पर अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेता। इतना सब होने के बावजूद एयर इंडिया ने बीच बीच में ऐसे काम किए जिन पर पूरे देश को गर्व हुआ। जैसे साल 1990 में गल्फ वॉर छिड़ गया, हजारों भारतीय कुवैत में फंस गए। ऐसे वक्त में एयर इंडिया आगे आया। करीब 59 दिनों तक लगातार फ्लाइट ऑपरेशंस चले और 1 लाख से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत लाया गया।
आंकड़ों की माने तो ये संख्या करीब 1.7 लाख थी। इसे आज भी किसी सिविल एयरलाइन का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जाता है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। लेकिन ये एयर इंडिया के गोल्डन एरा का आखिरी चमकदार सितारा था। इसके बाद वक्त तेजी से बदलने लगा। 1990 के दशक में भारत ने प्राइवेट एयरलाइन के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। देखते ही देखते जेट एयरवेज, सहारा, किंगफिशर, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी नई कंपनियां बाजार में उतरने लगी। इन कंपनियों के पास नए जहाज थे, फैसले जल्दी होते थे और खर्च भी कम थे। ऐसे में एयर इंडिया को पहली बार अपने ही घर में कड़ी टक्कर मिलने लगी। लेकिन असली झटका एक सरकारी फैसले से लगा जिसे बायलैटरल राइट्स कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि दो देश आपस में तय करते हैं कि उनकी एयरलाइन एक दूसरे के यहाँ कितनी उड़ानें भर सकती है और कितनी सीटें बेच सकती है। इसी समझौते के तहत भारत ने दुबई, अबू धाबी और दोहा की एयरलाइंस को भारतीय शहरों तक बड़ी संख्या में उड़ानें चलाने की इजाजत दी। इससे हुआ ये कि जो यात्री पहले दिल्ली से सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़कर लंदन जाते थे, वो अब दुबई या दोहा में जहाज बदलकर कम पैसों में उसी जगह पहुंचने लगे। इसकी वजह से एयर इंडिया का इंटरनेशनल पैसेंजर दूसरी एयरलाइन की ओर शिफ्ट होने लगा। इसके बाद कंपनी ने दूसरी बड़ी गलती की। साल 2005-06 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने मिलकर 111 नए जहाज खरीदने का फैसला किया। इसके लिए कंपनी को करीब $11 बिलियन की जरूरत थी। उस समय के हिसाब से लगभग 48,000 करोड़ रुपए। सबसे बड़ा सवाल उठा कि जो कंपनी पहले से घाटे में चल रही है, वो इतने महंगे जहाज कैसे खरीदेगी। इसका जवाब आया कर्ज लेकर। बाद में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में खुद लिखा कि इतना बड़ा फैसला कंपनी की आर्थिक हालत के हिसाब से बेहद जोखिम भरा था। इसे रेसिपी फॉर डिजास्टर कहा गया। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2007 में सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया। सोचा गया कि दो सरकारी कंपनियों की जगह एक बड़ी कंपनी बन जाएगी तो खर्च कम होगा और काम आसान हो जाएगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। दोनों कंपनियों का काम करने का तरीका अलग था, सॉफ्टवेयर अलग थे, सैलरी सिस्टम अलग था और प्रमोशन के नियम भी बिल्कुल अलग। मर्जर के बाद कई सालों तक लोग यही तय करते रह गए कि कौन एयर इंडिया वाला है और कौन इंडियन एयरलाइंस वाला। दूसरी तरफ कंपनी में कर्मचारियों की संख्या कम नहीं हुई तो लगातार वेतन का बोझ भी बढ़ने लगा और इसके बाद पायलट्स ने भी अपनी हड़ताल शुरू कर दी। फ्लाइटें रद्द होने लगी और यात्रियों का भरोसा टूटने लगा। दूसरी तरफ ऐसे भी कई फैसले हुए जिन्होंने नुकसान को और बढ़ा दिया। जैसे बड़े बड़े बोइंग 747 घरेलू रूट्स पर उड़ाए जाने लगे जहां उनकी जरूरत ही नहीं थी। और तो और लंबी दूरी वाली फ्लाइट्स में फर्स्ट क्लास केबिन अक्सर खाली ही रहते थे, जिसे हटाया नहीं गया। नतीजा ये हुआ कि खर्च लगातार बढ़ता रहा लेकिन कमाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। हालात इतने बिगड़ गए कि 2012 में सरकार को एयर इंडिया को बचाने के लिए टर्न अराउंड प्लान लाना पड़ा। इसके तहत करीब 30,231 करोड़ रुपए की सरकारी मदद दी गई। ये टैक्स देने वाले लोगों का पैसा था। इस मदद के बाद भी एयर इंडिया के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। 2021 तक एयर इंडिया पर कर्ज 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि एयर इंडिया घाटे में क्यों है। सवाल ये उठने लगा कि क्या इसे बचाया जा सकता है। साल 2000 की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एयर इंडिया में 40% हिस्सेदारी को बेचने का मन बना लिया था। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस ने उस वक्त इसे खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई थी, लेकिन राजनीतिक वजह से ये डील नहीं हो पाई। बहस छिड़ गई कि देश की इतनी बड़ी एयरलाइन को निजी हाथों में कैसे दिया जा सकता है, विदेशी कंपनी इसमें क्यों और कैसे आ रही है। विरोध इतना बड़ा कि आखिरकार सिंगापुर एयरलाइंस पीछे हट गई और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। यहीं एयर इंडिया ने आखिरी मौका भी गंवा दिया, जिसके बाद 15 साल तक कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन इन 15 सालों में एयर इंडिया का घाटा इतना बढ़ गया कि उससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। आखिरकार सरकार ने एक बार फिर एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की। 2017 में फैसला हुआ कि सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, उसकी 5 सब्सिडरी कंपनीज को भी बेचा जाएगा। अगले साल खरीदारों को बुलाया गया, लेकिन सरकार ने ऐसी शर्तें रख दी कि किसी ने दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। शर्त यह थी कि खरीदार को 76% हिस्सेदारी तो मिलेगी, लेकिन साथ ही करीब 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी उठाना पड़ेगा। ऊपर से 24% हिस्सेदारी सरकार अपने पास रखेगी। यानी पैसा आपका लगेगा लेकिन दखल सरकार का बना रहेगा। अब ऐसा सौदा आखिर कौन ही करता। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी या जिसका डर था। एक भी बोली नहीं आई। तब सरकार को समझ आया कि इन शर्तों के साथ एयर इंडिया बिकने वाला तो नहीं है।
इसलिए नियम बदले गए। इस बार तय हुआ कि एयर इंडिया पूरी की पूरी बेची जाएगी। सरकार एक भी शेयर अपने पास नहीं रखेगी। लेकिन तभी दुनिया पर कोविड का संकट आ गया। दुनिया भर की एयरलाइंस जमीन पर खड़ी थी। फिर भी सरकार इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने बोली लगाने का तरीका भी बदल दिया। पहले सरकार तय करती थी कि खरीदार को कितना कर्ज अपने ऊपर लेना होगा। अब खरीदार खुद बताएगा कि वो कितना कर्ज लेगा और कितना नकद देगा। यानी पहली बार शर्तें खरीदार के हिसाब से बनाई गई। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी तस्वीर साफ कर दी। उन्होंने कहा, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। या तो एयर इंडिया का निजीकरण होगा या फिर उसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी हर दिन करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही है। इन शर्तों के बाद आखिरकार कुछ खरीदार सामने आए। एक तरफ टाटा सन्स थी, दूसरी तरफ स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह का ग्रुप। बोली लगनी शुरू हुई और फाइनली जीत टाटा सन्स की हुई, वो भी करीब 18,000 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू पर। 27 जनवरी 2022 को करीब 69 साल बाद एयर इंडिया फिर अपने ही घर वापस आ गई। यानी एयर इंडिया की घर वापसी हुई। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन दिल्ली पहुंचे और एयर इंडिया की चाबी एक बार फिर टाटा के हाथ में आ गई। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि टाटा ने सरकार को 18,000 करोड़ रुपए नगद दी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। सरकार को नगद सिर्फ 2700 करोड़ रुपए मिले। बाकी 15,300 करोड़ रुपए वो कर्ज था जिसे टाटा ने अपने ऊपर लिया, जबकि एयर इंडिया पर कुल कर्ज करीब 61,500 करोड़ रुपए का था। यानी बाकी का बचा हुआ करीब 46,000 करोड़ रुपए सरकार ने एक अलग सरकारी कंपनी पर डाल दिया। सीधे शब्दों में कहें तो इस लोन को चुकाने का बोझ सीधे तौर पर टैक्स पेयर्स पर ही आया। तो फिर वही सवाल उठता है कि इतने घाटे में सरकार ने एयर इंडिया को आखिर बेचा ही क्यों? इसका जवाब भी सीधा सा है। 2021 तक एयर इंडिया का टोटल घाटा करीब 84,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था और हर दिन कंपनी 20 करोड़ रुपए का घाटा झेल रही थी। इस हिसाब से अगर सरकार एयर इंडिया को 5 साल और चलाती तो करीब 36,000 करोड़ रुपए का और नुकसान होता। इसलिए सरकार ने नुकसान रोकने का फैसला किया। 2022 में जब एयर इंडिया वापस टाटा के पास लौटी तो लोगों को लगा कि शायद अब वही पुराना दौर लौट आएगा। टाटा ने कंपनी में ग्रास रूट से बदलाव करना शुरू किया। सबसे पहले एन चंद्रशेखरन ने कंपनी की कमान संभाली। फिर कैंपबेल विल्सन को सीईओ बनाया गया, जिन्हें पहले स्कूट एयरलाइन को खड़ा करने का एक्सपीरियंस हासिल था। इसके बाद कंपनी ने 5 साल का एक रोड मैप बनाया जिसे विहान.ai नाम दिया गया। पहले शुरुआत उन छोटी छोटी चीज़ों से हुई जिनकी शिकायत यात्री सालों से करते आ रहे थे। टूटी सीट्स, बंद पड़ी स्क्रीन, खराब कॉल सेंटर और खराब सर्विस। 2023 में एयर इंडिया ने इतिहास रच दिया। एक साथ 470 नई हवाई जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर था। अगले ही साल इसमें 100 और विमान जोड़ दिए गए। इसी के साथ एयर इंडिया ने अपना नया लोगो जारी किया। धीरे धीरे कंपनी का लुक बदलने लगा। स्टाफ की एवरेज एज भी कम होने लगी। एयर एशिया इंडिया का मर्जर एयर इंडिया एक्सप्रेस में कर दिया गया और फिर विस्तारा भी एयर इंडिया का हिस्सा बन गई। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा एयर इंडिया फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है और आंकड़े भी यही गवाही दे रहे थे, क्योंकि कंपनी का घाटा तेजी से कम हो रहा था और आमदनी बढ़ रही थी। लेकिन 12 जून 2025 को एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने उड़ान भरी, लेकिन सिर्फ 32 सेकंड बाद ही विमान अचानक नीचे आने लगा। पायलट ने मेडे कॉल दी, लेकिन कुछ ही पलों में विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर आग का गोला बन गया। इसमें सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा हादसा था जिसमें विमान पूरी तरह तबाह हो गया। पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछने लगी, जब विमान उड़ान के लिए पूरी तरह फिट था और टेक ऑफ भी नॉर्मल था, तो आखिर हादसा कैसे हुआ? कुछ लोगों ने दुर्घटना का जिम्मेदार पायलट को बनाया, तो कुछ ने हवाई जहाज़ के सिस्टम पर ही सवाल उठाए। फिलहाल आज भी उस दुर्घटना की पूरी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। बहरहाल सच ये भी है कि सिर्फ इस हादसे ने ही एयर इंडिया को मुश्किलों में नहीं डाला। असल में कंपनी पहले से ही कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रही थी।
कोविड के बाद पूरी दुनिया में नई हवाई जहाज़ और इंजनों की सप्लाई धीमी पड़ गई थी। एयर इंडिया ने सैकड़ों हवाई जहाज़ का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन उनकी डिलीवरी समय पर नहीं हो रही थी। यानी कंपनी जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहती थी, उतनी तेज़ी से उसके पास नए विमान आ नहीं रहे थे। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध और बाद में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से जेट फ्यूल की कीमतों पर दबाव बन रहा था। एयरलाइंस के लिए ईंधन सबसे बड़ा खर्च था, इसलिए इसका सीधा असर लागत पर पड़ा। इसके बाद भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद हो गया। यूरोप और अमेरिका जाने वाली कई फ्लाइट्स को अब लंबा रास्ता लेना पड़ता है। इस वजह से एयर इंडिया को अपनी एक एक फ्लाइट महंगी पड़ रही थी। ऊपर से AI-171 हादसे के बाद कंपनी की हर फ्लाइट पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक हो रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि मार्च 2026 तक एयर इंडिया ग्रुप का घाटा बढ़कर 26,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये टाटा के टेकओवर के बाद का सबसे बड़ा सालाना घाटा है। यही वजह है कि एक बार फिर कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब कंपनी का फोकस सिर्फ तेजी से एक्सपैंड करने की जगह कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने पर भी है। कुछ नए एयरक्राफ्ट की डिलीवरी आगे बढ़ा दी गई है, कुछ रूट्स पर उड़ानें कम कर दी गई हैं। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि एयर इंडिया अपनी प्लानिंग में कितना कामयाब होता है। 94 साल पहले एक झुग्गी झोपड़ी से शुरू हुआ ये सफ़र अब अपने सबसे बड़े डाउनफॉल से गुजर रहा है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी इसकी स्क्रिप्टिंग की थी प्रांशु ने, कैमरे के पीछे फरहान है। मैं सोनल अभी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में।